स्वागत है आप दोस्तों सबका अनअकैडमीज न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज जस्ट गेट एंड आई एम करण योर मैथ्स ट्यूटर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना मत भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो एक इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, क्योंकि पूरे का पूरा कंटेंट आपको जो लेक्चर है वो फ्री में मिल रहे हैं और बहुत से बच्चों का फायदा इससे हो सकता है जो लोग भी गेट 2021 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं, सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम Karan Kamboj। आई हैव मोर देन 6 year teaching experience in mathematics domain and I qualified CSIR NET as well as GEM, and I also worked as a HOD of mathematics and taught more than 15,000 students। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। अब हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूंगा लास्ट ईयर के गेट एग्जाम के ऊपर। तो जो लास्ट ईयर का गेट का एग्जाम था गाइस, यू कैन सी उसमें कौन से टॉपिक से कितना परसेंटेज जो मैटर है वो कंसीडर किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देयर इज एनवायरमेंट, और वहां से 14% जो पार्ट है एग्जाम का वो कवर हुआ। यू कैन से दैट द 14 क्वेश्चन डायरेक्टली दे आर अपीयरिंग फ्रॉम एनवायरमेंट। 14 मार्क्स का जो पेपर का था वेटेज था, दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंट। सेकेंडली आप देखिए दैट अ जियोटेक, दैट इज ऑल्सो 15%। एंड आफ्टर दैट मैं जो बिल्कुल मैक्सिमम मार्क्स वाले पार्ट है ना आपके जो लास्ट ईयर के, उनको कंसीडर कर रहा हूं। तो दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स, और एट द एंड that is again environment, so I will not consider it। so ये जो वो पार्ट है आपके जिनमें से मैक्सिमम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, एनवायरमेंट की बात करें या फिर जियोटेक की बात करें या फिर मैथ्स और एप्टीट्यूड। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जो मैथ्स और एप्टीट्यूड का पार्ट है ना, इसमें तो आप बिना सोचे मान के चलिए कि आपको 30 में से 27 लेने ही लेने हैं। क्योंकि अगर आप 30 में से 27 या 25 से अबव अगर आप अप्रोच रखते हो मार्क्स लेने की, तो आपका एक बहुत अच्छा रैंक, चाहे वो PSU के लिए हो, कोई नहीं रोक सकता। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं इफ यू रियली वांट्स टू क्रैक द गेट। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट 2020, बट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट 2021। पेपर कैसा आएगा और किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्टली इससे जैसा कि 2020 में पेपर आया है, तो बिल्कुल हम इसी के आसपास की बात करेंगे, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर जो लास्ट ईयर जितने भी जो पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है, जिस सब्जेक्ट्स की कंसिडरेशन बढ़ती जा रही है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। और इफ यू वांट कि मुझे सारे के सारे टॉपिक करने हैं, तो गाइज फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो टू योर मोबाइल्स प्ले स्टोर एंड जल्दी से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर इंस्टॉलेशन यू विल सी देयर इज अ डैशबोर्ड ऑन योर ऐप, और यहां आपको क्या करना है, यहां आपको आपकी स्ट्रीम को चूज करना है। स्ट्रीम को चूज करने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप यहां गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप गेट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, लाइक यू आर फ्रॉम सिविल, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, व्हाटएवर। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां मिलेगा एक ऑप्शन दैट इज अनअकैडमी प्लस का ऑप्शन। और अनअकैडमी प्लस का ऑप्शन आपको पूरे का पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाता है। यानी कि इफ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस, तो इट मींस आप इस पूरे के पूरे कोर्स को गेट कर सकते हैं। यानी कि जिसमें जितने मैंने आपको सब्जेक्ट ऊपर मेंशन किए, उन सबके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, और नॉट ओनली द वीडियो लेक्चर्स विच आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन, ऐसे लेक्चर जो कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट ट्यूटर से आपको इजीली मिल सकते हैं, और विद कंटेंट, विद PDF फाइल्स, एंड यू कैन डू स्टडी अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्चुअल। तो आप, इट्स माय सजेशन, यू शुड गो एंड टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस। और जब आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है 1 ईयर का प्लान और दूसरा है 2 ईयर का प्लान। अगर आप 1 ईयर का प्लान लेना चाहते हैं तो उसकी फीस होगी 25,000, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर 2 ईयर तो ओनली 30,000 में आपको वो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और उसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट, पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और
उनके जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ का कंटेंट और इवन तक कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपको चाहिए 10% डिस्काउंट, सो यू कैन यूज माय कोड KARAN10. सो आई सजेस्ट दैट यू शुड यूज माय कोड एंड बाय दैट यू कैन इजीली गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपको 10% का इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपकी फीस है माय डियर, अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आपकी फीस है 30,000, ओके, तो यहां से आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल जाता है इजिली इफ यू आर यूजिंग माई कोड। तो यू हैव टू डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% के डिस्काउंट के बाद आपको पे करना होगा कितना, 27,000। सो यू कैन यूज सी हियर 27,000 ओनली, ओके। और आपके पास डिफरेंट पेइंग मेथड है डियर। यू कैन यूज डेबिट कार्ड, यू कैन यूज EMI, यू कैन यूज UPI, वैलेट एंड नेट बैंकिंग। तो अगर कोई EMI यूज करना चाहे तो ये भी आज के ट्रेंडिंग है और इससे इजीली आप पे कर सकते हैं और बिल्कुल आप मानिए कि बहुत नाउंड इंस्टॉलमेंट पे। Okay, so this was a paying method. So I suggest that if you really wants to crack a GATE 2021, तो जल्दी से आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लेनी चाहिए और दूसरा आपको मेरा कोड जरूर यूज करना चाहिए and if you really likes my video. So guys, this was an introduction about how you can take a course of your stream. तो अब बात करते हैं कि हमने जो कल का टॉपिक था हमारा प्रोबेबिलिटी का, जो सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने बात करी थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो आज उससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि थर्ड लेक्चर है और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जितने फॉर्मूलों को हम रीड कर चुके हैं, लाइक उन सबको मैं यहां से दोबारा से फिर स्टार्ट करने वाला हूं। दैट वी हैव सच फॉर्मूलाज। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी किसी के होने की ना, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें और फिर किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी की बात करें और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ऑलवेज इक्वल टू 1। और सेकेंडली था प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू B बार। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, थोड़ा सा याद कीजिए कि किसका फॉर्मूला है। A यूनियन B इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। और आई ऑलवेज सजेस्ट यू दैट प्लस का मतलब यूनियन होगा और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगी। और सेकेंडली आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। इसका मतलब सिंपल इतना होता है कि A बाय B का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A जबकि B हो चुका हो। तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो पहले जल्दी से फॉर्मूलों को रीड कर लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B बार। तो माय डियर जल्दी से इन फॉर्मूलों को नोट जरूर करते चले जाएं बिकॉज हमें इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर कोई A B में कंटेन करता है, A कंटेनिंग इन B, तो दैट इंप्लाइज जो प्रोबेबिलिटी A की है ना वो हमेशा क्या होगी, B से कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी आप लिख सकते हैं। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A B, this formula, probability of AB less than equal to probability of A into probability of B and less than equal to probability of A plus B and less than equal to probability of A plus probability of B is such important part, it's such important formula, it is such important logic here। क्योंकि सिंपल सही बात उसने बताई कि अगर दो इवेंट है उनकी मल्टीप्लाई की प्रोबेबिलिटी लेस देन होगी, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया जाए लेस देन होगी उनके प्लस की प्रोबेबिलिटी और लेस देन होगी उनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस किया जाए। तो सर लीस्ट, ये क्या हुआ मैक्सिमम और ये क्या हुआ बिल्कुल लीस्ट हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का प्लस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A B यानी कि A इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So exactly one event, तो probability of A B dash plus probability of A dash B is equal to probability of A plus probability of B minus 2 probability of this।
तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए और एक बार रीड जरूर कर लीजिए। दीज आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर कंप्लीट कंसेप्चुअल ऑफ प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस ऑफ टॉसिंग एन कॉइन साइमल्टेनियसली दैट इज इक्वल टू 2 raised to power n। ये सीधे का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट I will say in GATE 2000 और 5 में। नंबर ऑफ एक्सॉस्टिव केसेस ऑफ टॉसिंग एन कॉइन, एक्सॉस्टिव केसेस पूछे जा रहे हैं आपसे और एन कॉइन को टॉस करना है आपको, तो पूछ रहा है और साइमल्टेनियसली, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power n होता है। और नंबर ऑफ एक्सॉस्टिव केसेस ऑफ थ्रोइंग एन डाइस क्या होगा, 6 raised to power n। देखो अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो केसेस कितने बने, यानी कि आउटकम्स कितनी बनी, 6। अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया, कंसेप्ट समझ में है ना आपको। अगर मेरे पास देखिए एक डाइस है मेरे पास, थोड़ा मैं डाइस को बना देता हूं यहां पे। अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो नंबर ऑफ केसेस आर व्हाट, 6। और यही अगर मेरे पास कितनी आ गई, 2 डाइस आ गई अब, और अब मेरे को 2 डाइस को थ्रो करना है, तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 36, यानी कि 36 का मतलब 6 की पावर 2। अगला क्या आएगा, 6 की पावर 3। सिमिलरली आप क्या लास्ट पे लिखोगे, 6 raised to power n। तो ये दोनों केसेस याद रखें, कॉइन वाला और दूसरा क्या है, डाइस वाला। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने जो पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ओके, और आई विल से ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू ए। लॉजिक समझे। अब देखो मान लो ये तो मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार है, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार, और ये बी बार इंटरसेक्शन बी। तो यहां अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहां ए नहीं है, और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहां पे बी कंसीडर नहीं हो रहा। और अगर हम बीच वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये वो पार्ट है जिसके अंदर ए और बी माय डियर दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, कंसीडरेबल हैं। ओके, सो यू कैन सी अ वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार कहां होगा, ए इंटरसेक्शन बी कहां होगा, और ए बार इंटरसेक्शन बी कहां होगा। एंड दिस इज अ फॉर्मूला दैट ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा रीड कर लीजिए। सो बाय एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी वी हैव ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंपली ऊपर वाले फॉर्मूले को जो लिखा था ना, उस फॉर्मूले के साथ क्या लगा दिया, प्रोबेबिलिटी वर्ड लगा दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। और अगले वाले में देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को थोड़ा इधर ले जाता हूं, है ना, तो इसको थोड़ा उधर ले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ही हो जाएगा। अगर इसको आप इधर लिखना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ये भी हो सकता है। यानी कि आपने क्या किया, इसको उठा के उधर ले गए, है ना, तो ये जब उठ के इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला हो, ये वाला हो, सेम से फॉर्मूले और एक ही फॉर्मूले से जनरेट हुए। अब देखिए सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को पिक कीजिए। आपके पास 90 सेकेंड है गाइस, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि बहुत से लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 6 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। आपको 6 डाइस थ्रो करने हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक के बाद एक, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सबके जो फेसेस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लाइक एक पे 1 आया तो दूसरे पे भी 1 आए, तीसरे पे भी 1 आए, और इस तरीके से यू हैव टू शो। सो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। थर्टी सेकेंड्स आर लेफ्ट। तो आपके पास 6 डाइस हैं गाइस, तो पहले डाइस को थ्रो करना है और फिर दूसरे को थ्रो करना है,
और इसी तरीके से आपको 6 डाइस थ्रो करने हैं। और वो चाह रहा है कि पहले पे भी मान लीजिए 4 आ जाए, दूसरे पे भी 4 आए, और इस तरीके से हर डाइस पे 4 आए। सो टाइम हैज बीन फिनिश नाउ। सो लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए जरा, हमारे पास कंसेप्ट क्या था, हमारे पास 6 डाइस थे, तो 6 डाइस को आपको थ्रो करना है। 6 डाइस को थ्रो करना है तो आपके पास पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। 6 डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 6 6 एंड इट विल बिकम 6 रेज़ टू पावर 6। अभी ये हम जो लॉजिक है ये पढ़ के आए हैं कि जितनी बार आप किसी भी डाइस को थ्रो करोगे तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 6 रेज़ टू पावर n। तो यहां 6 रेज़ टू पावर 6 लिखेंगे। अब बात यह कि ऑल द डाइस शो द सेम फेज, मींस वी आर गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द 6 डाइस, सो दिस नंबर कैन बी एनी। अब देखो सबसे पहले बात क्या है कि आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि कोई भी डाइस अगर आप थ्रो करते हैं ना तो वहां क्या मिलने वाला आपको, या तो मिल जाता है 1, या मिल सकता है 2, या मिल सकता है 3, और या मिल सकता है 4, और या मिल सकता है क्या 5, या फिर क्या हो सकता है 6। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो सभी डाइस पे आ जाए, अ नंबर दैट विल बी ऑन ईच डाइस। तो सभी नंबर पे जो डाइस, सभी डाइस पे एक ही नंबर आ जाए, तो सभी डाइस पे एक नंबर आएगा तो सबसे पहले तो नंबर चूज करना पड़ेगा। तो मेरे सबसे पहले कंडीशन यह है कि मान लो मैंने क्या करना है, एक नंबर को चूज करना है गाइस, तो मैं करता हूं एक नंबर चूज, और मान लीजिए मैंने चूज कर लिया क्या 4। अब सबसे पहले देखो कि एक नंबर चूज करने का मेथड क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा 6C1, एक नंबर चूज होगा। अब मैंने 4 चूज किया, मान लो कोई भी नंबर आपको चूज करना है तो मेथड क्या होगा 6C1, नंबर चूज हो गया। अब क्या करना है आपको, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, यानी कि 6C1 आपने एक नंबर चूज कर चुके हो। अब पॉइंट क्या है, हर डाइस पे आपको वही चाहिए, तो जो नंबर आपने चूज किया पहले पे भी वो आया, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवें भी, छठे पे भी, सब पे वही आ रहा है, तो इट मींस ये तो आपका सिलेक्टेड नंबर हो गया। और किस पे चाहिए, आपको चाहिए 6 रेज़ टू पावर 6 पे। तो इसको सॉल्व किया एंड देन यू गॉट आंसर इज 1 रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 5। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, राइट गाइस? लाइक 6 डाइस को आपको थ्रो करना था, तो 6 डाइस को थ्रो करने से तो 6 रेज़ टू पावर 6 तो सैंपल स्पेस बन गया। अब आपको चाहिए कि हर डाइस के ऊपर सेम नंबर हो, तो आपको एक ही नंबर चूज करना है जो हर डाइस के ऊपर होगा। तो मैंने एक नंबर चूज कर लिया 6C1, और वो हर डाइस के ऊपर होगा, यानी कि इट मीन 6C1 डिवाइड बाई 6 रेज़ टू पावर 6 इज योर राइट आंसर। सो लॉजिक समझ में आया आपको? अब एक क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, अब मेरे पास फिर से डियर क्या है 6 डाइस हैं, और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, थ्रो साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी that exactly 3 of them shows the same phase and the remaining 3 show the different phase। कहानी देखो क्या बन रही है कि इस बार हमारे पास भी 6 डाइस हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए वो कह रहे हैं कि भाई 3 तो ना एक ही नंबर आना चाहिए, बाकी के जो 3 है ना वो कुछ भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम काम चला लेंगे। तो जो पहले 3 है, मान लो मैं कहता हूं कि पहले तीनों के ऊपर ना पहला भी 4 आ गया, दूसरा भी 4 आ गया, और तीसरा भी 4 आ गया। अब जो ये नंबर है यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आया कोई A, यहाँ आए कोई B, यहाँ आए कोई C, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो हमारा काम कितना है कि हमें 3 जो प्लेसेस हैं उस पे 6 लेके आना है, सॉरी उस पे एक सेम नंबर होना चाहिए। बाकी जितने भी प्लेसेस हैं, यानी कि बाकी के 3 प्लेसेस, उस पे कुछ भी आए हमें प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहां पे भी आपको एक नंबर तो सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको पहले 3 प्लेसेस पे आप डालना चाहते हो, यानी कि 3 डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। तो टाइम आपका फिनिश हुआ एंड लेट्स सी। अब देखो हम क्या कर रहे थे कि फिर से क्या हुआ, फिर से 6 डाइस को थ्रो किया। अब 6 डाइस को थ्रो किया गया तो डियर आपको क्या मिला, एक सैंपल स्पेस मिला जिसमें क्या है 6 रेज़ टू पावर 6 टोटल आउटकम्स है। अब हमें वो आउटकम्स ढूंढनी है जो हमारी फेवरेबल है, यानी कि जो हमें चाहिए। तो हमें सबसे पहला क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए एक नंबर की सिलेक्शन। अभी मैं आपको बताऊं कि जब भी एक नंबर की सिलेक्शन करनी है
तो 6C1 तो आएगा ही आएगा। अब आपका एक नंबर चूज हो गया गाइस। अब क्या करना है, एक नंबर आपने चूज कर लिया, यानी कि मान लो यहां पे थे 1 2 3 और 4 और 5 और 6। इसमें से मान लो आपने कोई नंबर चूज कर लिया, मैंने जैसे चूज किया 4, ये आपने सिलेक्ट कर लिया भाई, इसको अब कोई छेड़ेगा नहीं। अब बचे कितने आपके पास, आपके पास बचे 5 नंबर और, यानी कि 5 नंबर और रह गए। अब उन 5 नंबर को आप क्या चाहते हो, किसी तरीके से भी लिखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वो 5 के 5 नंबर कैसे लिखे जाएं, उन 5 में से 3 आपको सिलेक्ट करने हैं, और वो लिखे कैसे जाएं हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो उन 5 में से 3 सिलेक्ट हो गए। ये पहले एक नंबर सिलेक्ट हुआ, जो बच गए उन 5 में से भी 3 सिलेक्ट कर लिए। अब पॉइंट इज दैट कि ये 3 सिलेक्ट अगर हो गए तो ये कहानी क्या बन गई, ये कुछ ऐसी चीजें नहीं बन गई क्या। मान लो अगर मैं ये लिखूं 1, मान लो आपने 3 नंबर सिलेक्ट हुए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, और आपने एक नंबर सिलेक्ट कर ही लिया था, वो कौन था, वो था 4 4 और 4। तो एक ऐसा केस बन सकता है, ये 3 नंबर आपने सिलेक्ट किए और इधर से 4 आपने सिलेक्ट किया। अब कहानी यह है कि इसको कितने वे से लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ वेज लिखने का तरीका बताया था आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हो आप। अपॉन में जितनी बार वो नंबर रिपीट होते हैं ना, उतना ही फैक्टोरियल नीचे लिखा जाता है। लाइक टोटल नंबर है कितने, 6 फैक्टोरियल, एंड जो रिपीट होते हैं उतना फैक्टोरियल आप नीचे लगा दो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या बन गया, आंसर आ गया आपके पास। सो ये क्या है, ये इतने वे से लिख सकते हो, यानी कि ये तो एक तरीका लिखा ना मैंने, ऐसे और भी तो बहुत से वे हो सकते हैं। लाइक आपने 2 3 1 2 3 लिया, आप 2 3 4 ले लो, आप 4 5 6 ले लो, अब वट एवर यू कैन यूज हियर, दैट नंबर ऑफ वेज विल बी 6 फैक्टोरियल। अब सिंपल सी बात सोचो कि आपने क्या करा, सबसे पहले एक नंबर चूज किया ये वाला, फिर आपने क्या किया, वो जो 5 नंबर बच गए उनमें से 3 को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने सिलेक्शन के बाद जो किस तरीके से कितनी तरीके से लिख सकते हो वो लिख दिया। अब जल्दी से इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, and you will see the multiplication of that is 6c1 5c3 and 6 factorial by 3 factorial. Logically, so इसकी कैलकुलेशन जो भी है ना, जो भी आएगी उसको बाद में देखेंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, ये तो हमारे फेवरेबल केसेस है ना, these are our favorable cases, these are our favorable cases, right guys? So these favorable cases by total cases is called probability, and we have to find out a probability. So 6c1 into 5c3 plus 6 factorial by 3 factorial by 6 raised to power 6, and the required answer is this. So question difficult नहीं है, but concept हमें बनाना पड़ेगा, इसका कोई हमारे पास direct solution नहीं है। We have to build our concept. So this was the answer of this question. Okay, so let's see next. अब बात करते हैं डियर किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है आपको, दैट इफ A and B आर एनी इवेंट्स इन S, then the conditional probability of B relative to A is given by this. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गाइस आपको ये कहती है कि आपके पास ना 2 इवेंट है और उसमें से एक इवेंट हो गया, फिर उसके बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जरा, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इवेंट हैं, एक है इवेंट A और एक है इवेंट A, और जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है B अपॉन A, इसका मतलब ये बन जाता है कि A इवेंट हो चुका ऑलरेडी, उसके बाद B की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसको लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और अब देखो इसी फॉर्मूले को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, अगर मैं ये लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, आप A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, सॉरी दिस इज इंटरसेक्शन, एक्चुअली दिस इज इंटरसेक्शन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A उधर चला जाएगा, तो यानी कि यहां बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A। तो यानी कि आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो डियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A को
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो दोनों ही हमारी क्या शो कर रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को शो कर रही है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताती है आपको सिंपल सा लॉजिक कि अगर आपके पास दो इवेंट होने चाहिए और दोनों इवेंट में एक इवेंट अगर हो गया, अगर उस इवेंट का इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो वो कंडीशन अप्लाई होगी, और कंडीशन जब अप्लाई होगी तो समझ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और इसके आप थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे तो और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हो, देखो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि देखो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए यानी कि प्रोबेबिलिटी की बी की निकालिए जब ए हो चुका हो, और जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है डियर, तो आप क्या करोगे, तो फिर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इफेक्ट तो कोई पड़ नहीं रहा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालने जा रहे हो तो उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी कि मान लो एक इवेंट है आपका ओड नंबर लाने का और एक इवेंट है आपका इवन नंबर आने का। अब आपको पता है कि जो ओड नंबर है वो कभी इवन नहीं हो सकता, तो दोनों इवेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, और दोनों इवेंट जब अलग अलग हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो दिस वाज कांसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या सीखा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट द अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी लिख सकते हो आप इसको, ए एंड बी का मतलब क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन बाय ए, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है वर्डिंग में और ऐसे भी लिखा हो सकता है बी बाई ए की फॉर्म में, बात एक ही है। बट डोंट बी कंफ्यूज, समटाइम ही कैन गिव्स यू, ही कैन राइट, कुछ बुक्स में भी आपको ऐसी चीजें मिल सकती हैं, तो कंफ्यूजन कोई नहीं है। यहाँ पे एंड का मतलब इंटरसेक्शन है और बाय आपको गिवन का मतलब बाय आपको मिल गया। सो व्हाट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक क्लियर हुआ और उसका फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन से। देखिए मैं क्या चूज करके चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, वी हैव टू डाइस आर थ्रोन, तो अब से हमने टू डाइस को थ्रोन किया एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्ड हैज अ सम ऑफ 8। जो भी नंबर आएगा उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एंड द सेकंड डाइस ऑलवेज एक्सेप्ट दैट इज 4। तो क्वेश्चन ये है कि आपको दो डाइस थ्रो करने हैं और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्ड हैज सम ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि दो जो नंबर है ना उनका सम क्या आना चाहिए, सम तो आना चाहिए 8। ये तो पहली कंडीशन है कि सम कुड बी अपीयर दैट इज 8। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सेकंड डाइस है ना उसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, 4 अपीयर होना चाहिए। देयर विल बी अपीयरिंग 4 ऑन सेकंड डाइस। तो जल्दी से सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। मैंने कहा कि एक इवेंट ए मान लिया मैंने, जो ये शो करता है कि सेकंड डाई पे हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यू कैन सी सेकंड डाई, सेकंड डाई, सेकंड डाई एंड सेकंड डाई इज 4 एंड सेकंड डाई इज 4 एंड सेकंड डाई इज 4, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इवेंट ए हमने मान के चले हैं कि सेकंड डाई पे 4 आएगा, तो ऐसे नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए, दैट इज 6। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। बात क्लियर। दूसरी बात पे चलते हैं। अब एक इवेंट बी और मान के चल रहे हैं और इवेंट बी है जो ये बताएगा कि सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सो यू हैव टू चूज बी नाउ। तो एक इवेंट तो पहले होगा कि आपने दोनों डाइस को थ्रो कर दिया। अब दोनों डाइस को थ्रो करने के बाद आपने सबसे पहले वो चूज कर लिए जिनकी सेकंड डाइस पे 4 आएगा, यानी कि 1 4 2 4 3 4 वो चूज कर लिए और वो कितने हुए, 6 हुए। अब आपको वो नंबर चूज करना है कि जिनसे दोनों डाइस का सम क्या आ जाए, दैट कुड बी 8। और वो माय डियर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, वो क्या था, 4 4, यानी कि इससे क्या आ जाएगा, 4 4। सो 8 इज इक्वल टू 4,4 है ना। तो ये वो सम इज 8। तो एक ही चांस ऐसा है जिसमें 4 4 अपीयर हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू दैट इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 1, यहां आप देख सकते हैं दैट इज 1। So number of element that is 1 in probability of A intersection B. So easily you can say that probability of A intersection B by and A is equal to 1/6 is your right answer. तो लॉजिक आपको समझ में आया कि आपको 2 डाइस थ्रो करने थे और सेकंड पे 4 अपीयर हो गया। आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि सम क्या हो, 8 और सेकंड पे क्या है
4 अपीयर हो, तो पॉसिबिलिटी यही है ना 4,4, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो जल्दी से आप एक क्वेश्चन को और पिक कीजिए। 90 सेकेंड्स यू हैव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ डाइस विल बी ग्रेटर देन 9? तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी that total of dice will be greater than 9 given that the first die is 5. What is the probability that the total of 2 dice will be greater than 9? सबसे पहली बात तो यह है कि what is the probability, दोनों डाइस का जो सम है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, और फर्स्ट डाइस पे क्या है 5 है। बिल्कुल जो लास्ट अपन ने क्वेश्चन किया है, this question is related to, I will say that same question है बिल्कुल। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया होगा अब तक, और जिन्होंने अब तक नहीं किया तो प्लीज कैरी ऑन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे अप्लाई करना है, और उसके क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। ओके, तो उसका कंसेप्ट हम बिल्ड करते चले जा रहे हैं। तो आपको 2 इवेंट दिए होंगे जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, और दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक इवेंट अगर हो गया तो उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा। तो दोनों इवेंट्स में आपको जो डिपेंडेंसी है उसको ढूंढना है, और अगर वो ढूंढ लिया तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो टाइम हैज बीन फिनिश नाउ। सो नाउ सी, आपके पास क्या गिवन था, आपके पास था कि 2 डाइस को आपको थ्रो करना है। तो जल्दी से हमने 2 डाइस को थ्रो किया और एक इवेंट मान लिया मैंने, और सबसे पहले देखो अगर आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो 36 जो है ना टोटल आउटकम्स आने वाली हैं। बट हमें उस पर नहीं जाना, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको 2 इवेंट तो लेने होंगे, एक इवेंट ले लो और एक इवेंट बी ले लो। अब इवेंट ए क्या बताता है कि आपको फर्स्ट डाई पे 5 अपीयर हो, और इवेंट बी में मैंने ले लिया कि सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब अगर ए फर्स्ट डाई पे 5 अपीयर होगा तो दैट विल बी क्या आएगा 1/6, क्योंकि पहले डाइस की 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, एक ही बार आ सकता है 5। अब दूसरी पे चलते हैं। अब पॉसिबल आउटकम्स यानी कि प्रोबेबिलिटी बी में वो क्या चाहता है कि जब दूसरा बार डाइस को थ्रो किया जाए तो पहली और दूसरी डाइस का सम क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो हमने जल्दी से बी इवेंट में देखो कौन कौन आ सकता है, सॉरी 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 5,5 आ सकता है या फिर 5,6 आ सकता है। अब इवेंट ए में भी आपको पता चल गया 5 आ सकता है, और इवेंट बी में कौन आ सकते हैं ये दोनों 5,5 और 5,6। तो जल्दी से इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, क्या आएगी 2/36। मैंने अभी आपको बताया टोटल आउटकम्स आर 36, 2/36 दैट इज 1/18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी फॉर्मूला हम पढ़ के आए, दैट इज इक्वल टू बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको वो चीज बताएगा जिसके अंदर वो इवेंट आएंगे जो क्या है ए एंड बी, यानी कि जिसमें फर्स्ट नंबर 5 भी है और दूसरी कंडीशन क्या थी ग्रेटर देन 9 वाला कंसेप्ट भी है। तो यानी कि दोनों इवेंट यही है, तो दैट विल बी, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके 1/18। तो 1/18 एंड here you have to find out probability of a, sorry that is not plus, that is divide actually, divide करें किससे 1/6 से, and then you got answer that is 1/3। लॉजिक क्लियर हुआ? So this was question, actually easy question this was। Now see, suppose that 5 good fuse and 2 defective ones have been mixed up. To find the defective fuse, we test them one by one at random and without replacement. What is the probability that we are lucky to find both of the defective fuses in the first 2 tests? अब बात को समझो कि आपके पास क्या है 5 गुड फ्यूजेस हैं। 5 गुड फ्यूजेस का मतलब कि 5 तो भाई आपके पास फ्यूज जो है ना वो बिल्कुल ठीक हालात में है, और 2 फ्यूज ऐसे हैं भाई जो डिफेक्टेड हैं, यानी कि ये डिफेक्टेड फ्यूज हैं, 2 आर डिफेक्टिव। तो टोटल कितने हो गए 7 फ्यूज हो गए, और ये सारे मिक्स पड़े हुए हैं। आपको क्या करना है टू फाइंड द डिफेक्टिव फ्यूजेस। हम क्या कर रहे हैं 2 बार आपको फ्यूज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि पहली बार आप फ्यूज फाइंड आउट कीजिए और वो विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसको बाहर रख लीजिए, जो भी फ्यूज आया वापस नहीं डालना। और जब भी विद और विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आ जाए ना तो समझो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है।
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करेंगे इसको, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि टोटल है क्या 7 फ्यूजेस हैं, टोटल है 7 फ्यूज। अब 7 में से 5 तो क्या है, ठीक है, और 2 क्या है, डिफेक्टिव है। तो टाइम भी फिनिश हो चुका है आपका। अब देखिए जरा, तो टोटल क्या थे, 7 फ्यूजेस थे, और 7 में से 5 क्या है, सही है, और 2 क्या है, ठीक नहीं है। अब चलते हैं लॉजिक पे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे से करते हैं। देखिए आपको क्या चाहिए कि दोनों के दोनों डिफेक्टिव फ्यूज आप फाइंड आउट कर लो। तो पहला डिफेक्टिव फ्यूज पहली बार में आ जाए, दूसरा डिफेक्टिव फ्यूज दूसरी बार में आ जाए। यानी कि सबसे पहले आप चाहते हो कि आपका पहला डिफेक्टिव फ्यूज आ जाए। तो पहला डिफेक्टिव फ्यूज आने की प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल डिफेक्टिव फ्यूज कितने हैं, 2, कितने में से, 7 में से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, आपने एक डिफेक्टिव फ्यूज निकाल लिया और उसको जल्दी से साइड पे रख दीजिए। अब बैग में अंदर नहीं डालना। अब बैग में टोटल फ्यूज कितने बचे हुए हैं, 6 बचे हुए हैं। अब भी आपको डिफेक्टिव चाहिए और एक डिफेक्टिव आप निकाल चुके हो, तो डिफेक्टिव बचे कितने हैं, डिफेक्टिव रह गया 1, तो दैट इज 1/6। और इसका मतलब आपने दूसरा भी डिफेक्टिव फ्यूज ढूंढ लिया। ओके, और इसको लिखते कैसे हैं डियर, इसको लिखते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इंटरसेक्शन D2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 बाय D1। तो इसको इस तरीके से समझो या इस तरीके से समझो। अब ये क्या आपको शो कर रहा है कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 बताओ, यानी कि 2/7, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 बताओ तब जब D1 हो चुका था। हो चुका का मतलब एक आपने फ्यूज निकाल दिया, यानी कि कितने रह गए फ्यूज, 6 फ्यूज रह गए, और उसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/6। तो बड़े देसी और बेसिक तरीके से समझो इसको, और जितना आप लॉजिक अपना बिल्ड करोगे ना, उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जितना हम चलेंगे कि हमें वो बहुत सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, वो कंसेप्ट यूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत रहेगी। ओके, तो आपके पास टोटल 7 डिफेक्टिव फ्यूज थे, जिसमें से 2 डिफेक्टिव थे। तो पहली बार में पहला डिफेक्टिव निकाला तो 2/7, और दूसरी बार में दूसरा डिफेक्टिव निकाल लिया तो 1/6। मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन यू हैव क्वेश्चन। अब आपके पास क्या है, 3 डिफरेंट नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम from the set A is equal to 1 to 3 up to 10, the probability that the product of 2 of the numbers is equal to 3rd। कहानी बड़ी अच्छी सी है। वो कह रहा है कि आपके पास 1 से लेके 10 तक नंबर है, माय डियर, 1 से लेके 10 तक नंबर है सीधे, और आपको क्या करना है, 2 नंबर चूज करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 3। तो 2 नहीं चूज कर रहे हैं, 3 नंबर चूज करना है, यानी कि A इंटू बी, एक A चूज करना है, एक B चूज करना है, और इक्वल टू क्या आ जाए, C आ जाए। और कंडीशन ये है कि आपको A भी, B भी, C भी, तीनों कहां से कहां तक चाहिए, 1 से लेके 10 तक आपको चूज करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको, राइट? दैट यू हैव टू चूज अ 3 नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड द कंडीशन इज दैट कि 2 की मल्टीप्लाई करो और तीसरा जनरेट हो जाए। तो ऐसे नंबर्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ। तो जल्दी से पहले तो वो नंबर चूज कीजिए जिनसे 2 की मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर बन पा रही है। एंड द टाइम इज रनिंग आउट, सो यू हैव, और 90 सेकंड में क्वेश्चन करने की आदत डाल लो, और हर क्लास में। सो टाइम हैज बीन फिनिश नाउ, 4 3 2 1 एंड finish. Out of 10 numbers 3 numbers can be chosen। तो पहली सिंपल सी बात, आपको 3 नंबर तो मैंने कहा कि चूज करने पड़ेंगे, कितने में से, 10 में, तो दैट इज सिलेक्शन इज 10C3। सीधी सी बात हुई ना। उसके बाद आपको क्या करना है, वो नंबर ढूंढने हैं, मैंने कहा कौन से, जो 2 का सम तीसरे के, 2 की मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर हो। तो जल्दी से देखिए, क्या 2 और 3 6 बनाएंगे? यस ऑफ कोर्स। क्या 2 और 8 बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या 2 और 5 मिलकर 10 बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या कोई और भी ऐसा पेयर मिल सकता है? नहीं। ढूंढ लीजिए, क्या पता मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो हमने 3 ऐसे पेयर ढूंढ लिए जो क्या बता रहे हैं, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारी कंडीशन है ये वाली कि 2 की मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर आ जाए। वो 3 ही केस ऐसे हैं, बट मुझे 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं 10 में से, तो वो मेरे पास क्या वे हैं, 10C3। आई कैन सिलेक्ट 3 नंबर्स लाइक 10C3 वे। अब इस वे से मैंने 3 नंबर सिलेक्ट किए, और वो 3 ये हैं,
ओके, और यहां मुझे 3 कोई भी सिलेक्ट करने हैं, लाइक इसमें 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माय डियर, दैट कुड बी रिटन 3 10 C3 एंड द आंसर इज 1/40। और मैंने आपको बताया था कि जल्दी से 10C3 10C4 10C5 10C10 10C इन सबको याद कर डालो, क्योंकि ये हम ना तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और ना ही हमारे इतना टाइम, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने बैठ गए तो आप ये मानिए कि आपने टेक्निकल पार्ट का कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिया और हमें वहां टाइम चाहिए, और मैथमेटिक्स का टाइम हम सेव करके टेक्निकल पार्ट को देने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Now the 3 numbers are chosen at random from number 1 to 30. The probability that the minimum of the chosen number is 9 and the maximum is 25. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया तो, क्योंकि आपके पास 1 से लेकर 30 तक तो नंबर है, आपको कोई 3 नंबर चूज करने हैं और कंडीशन ये है कि उन 3 नंबर ऐसे चूज करने हैं, सबसे छोटा कौन हो 9 और सबसे बड़ा कौन हो सकता है 25। कोई भी नंबर चूज करिए, 3 नंबर चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, और बिल्कुल 1 लाइन का क्वेश्चन है माय डियर ये, और 1 लाइन में सॉल्व हो जाना चाहिए, और 90 सेकंड आपके पास है। जस्ट गो एंड इन 90 सेकंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स दैट आंसर इज, कीप डूइंग। So time has been finished now. The 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's all. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्या था आपके पास 1 से 30 नंबर थे। सबसे पहले क्या काम करना था, आपको 3 नंबर सिलेक्ट करने थे। तो जल्दी से जो आपने 3 नंबर सिलेक्ट किए उसका वे क्या है, 3 नंबर सिलेक्ट करने का तरीका हम पिछले 3-4 क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, दैट इज 30C3। ये तो हमारे पास वो केस बन गए, टोटल केसेस। अब हमें क्या चाहिए, बट वी नीड ऐसे 3 नंबर जिनका मिनिमम क्या हो 9 और मैक्सिमम क्या हो 25। देखो जरा कितने नंबर हो सकते हैं, जल्दी से चलते हैं। 9 से बड़ा सबसे पहला नंबर कौन सा होता है 10, और 25 से छोटा नंबर कौन 24। तो आपके पास 10 से लेके 24 तक ऐसे नंबर है जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इट मींस यू हैव टू चूज अ नंबर फ्रॉम दिस। लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा? देखिए आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले कोई 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं। अब उन 3 नंबर में से क्या कहानी है कि आपको एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका मिनिमम क्या हो 9 हो और मैक्सिमम क्या हो 25 हो, यानी कि 9 से छोटा नहीं होना चाहिए और 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे देखिए कितने नंबर हैं 10 से लेके 24 तक। तो आप 10 से लेके 24 तक में कोई भी नंबर चूज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। और ये अगर आपको कोई नंबर यहां से चूज करना है तो टोटल कितने नंबर है ये 15, तो इट मींस आप 15C1 चूज कर सकते हैं। तो 15C1 तो हमारी प्रायोरिटी है, हमारा फेवरेबल केस बन गया, और टोटल फेवरेबल केस क्या थे 30C3। तो जल्दी से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी हमने क्या कि भाई 15C3 डिवाइड बाय 30C3 इज द राइट आंसर, दैट इज 3/812 इज द राइट आंसर। लॉजिक समझ आया सबको, राइट। सो बड़े क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मैं अगर कहूं कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको यूज करना है तो ऐसा नहीं है, जस्ट गो। और जो फंडामेंटल मैंने आपको शुरू से समझाया ना कि प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए, एक तो फेवरेबल केसेस चाहिए और एक टोटल केसेस चाहिए। अगर आप टोटल केसेस ढूंढने में कामयाब हुए और अगर आप फेवरेबल केसेस ढूंढने में कामयाब हुए तो प्रोबेबिलिटी आ गई ना, और उसी पे फोकस कीजिए वट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग। और यहां पे देखिए हमारे पास टोटल केसेस यानी कि 3 नंबर ढूंढने थे, फेवरेबल केसेस वो जो 9 से छोटा नहीं हो और 25 से बड़ा नहीं हो। वी हैव फाइंड आउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो गाइस हियर अब थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं। और अभी जो पहले 3 लेक्चर थे बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने बात करी किसकी, एक्सपेरिमेंट की, सैंपल स्पेस की, इवेंट की, टाइप ऑफ इवेंट की, और एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की। एंड आफ्टर दैट एडिशन थ्योरम क्या होती है,
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, इनको हम अप्लाई कैसे करते हैं, और आज का हमारा पूरा कंटेंट किसके ऊपर था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम लेक्चर लेने वाले हैं वो किस पे होगा, दैट विल बी बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। और वन बाय वन आप इन कंसेप्ट्स को बिल्ड करते चले जाएं, और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं दीज आर सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रीवियस ईयर या कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कंप्लीट कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू हियर। अब बस जल्दी से आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ करवाए जाते हैं पहली बार तो आप उस लेक्चर को लाइव देखिए, ताकि आप 90 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हैबिट है ना वो बना पाए। क्योंकि अगर आप 90 सेकंड में यहाँ क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे, मान लीजिए मैं आपको 5 to 7 क्वेश्चन देता हूं, तो आप अगर 5 to 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस आप डेली कर पा रहे हैं तो इट्स अनफ प्रैक्टिस फॉर गेट 2021। लॉजिक क्लियर हुआ? सो अब आपको करना क्या है, जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, और जितने ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, बिकॉज हम चाहते हैं कि उनका इस इनिशिएटिव से बेनिफिट हो सके। जो लोगों का ड्रीम है 2021 गेट क्रैक करने का, अच्छा रैंक लेने का, तो जो ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है इसकी वजह से उनको बहुत हेल्प हो सकती है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इनको पहुंचाने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलें। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।